हाँ बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं कि युद्ध के बाद वे लोग सभा क्यों करते थे। युद्ध के बाद एक सभा होती थी। किस समय में? वैदिक काल में। युद्ध के बाद एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांट देते थे। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गायें, भेड़ें, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। यानी जो लोग थे, यानी जो आम लोग थे, उन्हें भी दिया जाता था। जिसमें राजन्यों के पास गायें, घोड़े, हथियार, सोना, दास दासियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी और वह पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते थे। और उस समय में धर्म और यज्ञ कैसे होते थे, ये भी हम जानते हैं। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे। जैसे अपने यहाँ काली के स्थान पर किया जाता है। बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाते थे। जैसे अपने यहाँ कथा पंडित ही बाँचते हैं। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। और उस समय आर्यों के सबसे प्रिय देवता इंद्र जी थे, वो जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए। इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। इस तरह से वैदिक काल में समाज कैसा था, इसे भी हम देखते हैं। वैदिक काल में समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे: राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। परंतु यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वह ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए,
जो व्यापार करते थे वह वैश्य कहलाए जाते थे। और बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग सम्मिलित किए गए थे। तो बच्चों, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर होती गई, जैसे इस समय है। जान रहे हो ना? अब तो सरकार द्वारा जात पात की खाइयाँ पाटी जा रही हैं, लेकिन अभी भी यह एक अभिशाप सा हमारे सामने खड़ा है। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इसकी जानकारी ले रहे हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मित्रों को जब आप शेयर करेंगे तो अवश्य ही उन्हें इस चैनल का लाभ मिलेगा। और मित्रों से भी शेयर सब्सक्राइब करवाइए। बच्चों देखो, अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर के वंश यानी पिता जो था उसके आधार पर हो गया, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वह पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों में हमें लोपा, मृदा, मुद्रा, घोषा, शची आदि महिलाओं के नाम मिलते हैं। देखो, आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध तथा उनसे बने पदार्थ, दही, नवनीत, मक्खन, घृत, घी का प्रयोग करते थे। अन्न में यौ यानी जौ, गोधूम, गेहूँ, ब्रीह, चावल का प्रयोग करते थे। अब देखो, आश्रम व्यवस्था देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की थी। इसमें बच्चा आश्रम में रहकर पढ़ाई करता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ थी। यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। और तीसरी और चौथी अवस्थाएं क्रमशः वानप्रस्थ और संन्यास की थी, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। उनकी भाषा क्या थी आर्यों की? अब ये समझ लीजिए कि आर्यों की भाषा के बारे में कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वह इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब भी वह अपने बदले हुए स्वरूपों में यूरोप, ईरान और भारत में बोली जाती है। यह तथ्य है, इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित था। बोल कर देखिए, संस्कृत में पिता को पितृ और माता को मातृ कहते थे। फारसी में पिता को पिदर और माता को मदर कहते थे, मादर कहते थे।
लैटिन भाषा में पिता को पाटर कहते थे और माता को माटर कहते थे। इसी तरह अंग्रेजी में फादर कहते थे पिता को और माता को मदर कहते थे। इस तरह बच्चों आज का कार्य समाप्त। अगले दिन पुनः आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।